कैसे हैं बच्चों आप लोग। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को प्लास्टिड्स के बारे में बताया था, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि इनका अपना डीएनए होता है और इनका अपना राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये अपना प्रोटीन बना सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स क्या है बच्चों? वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स, सैक मतलब होता है बैग, स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। मतलब कि वैक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों? स्टोरेज बैग्स की तरह होते हैं। किसके लिए बच्चों? सॉलिड या लिक्विड कंटेंट्स को स्टोर करने के लिए। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। तो बच्चों एनिमल सेल्स में, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एक डिफरेंस के तौर पे आप लिख सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं बच्चों लार्ज होते हैं और एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस आप लोग लिख सकते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। मतलब कि प्लांट सेल में बच्चों कि जितना प्लांट सेल का वॉल्यूम होता है उसका 50 to 90% वो ऑक्यूपाई कर लेता है क्या? सेंट्रल वैक्यूल। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा स्पेस उन प्लांट्स में इसका ये घेरता है। बात करते हैं आगे। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। सेल सैप मीन्स बच्चों वाटरी फ्लूइड इन द वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर जो भी लिक्विड कंटेंट होता है या वाटरी फ्लूइड होता है उसी को हम लोग सेल सैप कहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है बच्चों कि इन प्लांट सेल्स वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। टर्जिडिटी मीन्स होता है बच्चों बीइंग स्वेलन। स्वेलन मीन्स दैट कि जब सेल में पानी का कंटेंट भरा हुआ रहेगा तो बच्चों सेल फुला हुआ होगा, है ना। और रिजिडिटी का मतलब होता है कि कड़ापन, सेल जो होगा वो थोड़ा कठोर होता है, ठीक ना। सेल को कठोर बनाने में वैक्यूल हेल्प करता है। तो बच्चों तीन काम है यहाँ पे तीन काम दिखाई दे रहे हैं कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो बच्चों 50 to 90% सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। उसके अलावा जो वैक्यूल है सेंट्रल वैक्यूल वो सेल सैप से फील्ड होता है, जिसके चलते सेल स्वेलन होता है, फुला हुआ होता है और साथ ही साथ उसमें रिजिडिटी भी होती है, वो सेल में कठोरता भी प्रोवाइड करता है। Many substances of importance in the life of the plant cells are stored in vacuoles। मतलब कि जो भी प्लांट की लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारी सब्सटेंसेस उसी वैक्यूल में स्टोर होती हैं। तो इसका काम क्या है बच्चों? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का या इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस का स्टोरेज का भी काम है वैक्यूल का। दिस इंक्लूड्स, वो एसेंशियल थिंग्स क्या है बच्चों? दिस इंक्लूड्स अमीनो एसिड्स, सुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। मतलब बच्चों कि अमीनो एसिड्स उसमें स्टोर होते हैं जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। सिंपल शुगर्स उसमें होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स का फॉर्मेशन करते हैं। वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स उसमें होते हैं और कुछ प्रोटीन्स भी उसमें स्टोर होते हैं। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। मतलब बच्चों कि आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि जब अमीबा फूड को ट्रैप करता है अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से तो वहीं पे एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमीबा जैसा कि ऑर्गेनिज्म है उसमें फूड को रखने का काम, फूड को इंजेस्ट करने का काम, फूड जब इंजेस्ट हो जाता है अमीबा में तो वहाँ पे एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे चलते हैं। द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड, ये तो हो गया था। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्टेज फ्रॉम द सेल। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और भी हैं इसके अमीबा के अलावा, जिनमें कि जो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल जो होते हैं बच्चों उनमें वो वाटर को सेल से एक्सपेल करने में, मतलब कि एक्सेस वाटर हो गया है उसको सेल से वाटर को बाहर करने में या फिर कुछ वेस्ट मटेरियल को भी सेल से बाहर करने में हेल्प करता है। तो वैक्यूल के फंक्शंस के बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं बच्चों। क्या क्या कहा जा रहा है कि वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। पहली बात तो ये।
प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल लगभग सेल वॉल्यूम का 50 to 90% तक ये कवर करता है। उसके बाद से ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का जो स्टोरेज का काम करता है। उसके बाद से बात है कि सेल सेप से फील्ड होता है वैक्यूल, और इसीलिए ये प्लांट को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा कुछ प्लांट की लाइफ के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टोर करने का काम करता है, जैसे कि अमीनो एसिड्स, शुगर्स, प्रोटीन्स, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स। इसके अलावा अमीबा में फूड को रखने का, या फूड को हम लोग सिंपली कहें कि डाइजेशन करने का काम वैक्यूल में ही होता है। तो अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में फूड को डाइजेस्ट करने का काम वैक्यूल का ही होता है। इसके अलावा कुछ और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वैक्यूल का काम उनमें से एक्सेस वाटर को सेल से बाहर करना, या फिर सेल को क्लीन करने के लिए वेस्ट मटेरियल्स को बाहर करना भी वैक्यूल का काम है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आप लोगों को इंटरनल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 4। इन चारों क्वेश्चंस को आप लोग पढ़िएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। ये चारों क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाएंगे, बहुत आसान है, ठीक ना। तो आगे हम लोग चलते हैं। Each cell thus acquires its structure and ability to function, ठीक ना। क्या कहा जा रहा है बच्चों कि इसीलिए हर एक सेल का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन करने की जो एबिलिटी होती है हर सेल के पास होती है, बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलिज इन स्पेसिफिक वेज। तो इसीलिए क्यों होती है बच्चों, हर सेल का स्ट्रक्चर फिक्स मेंटेन करने की एबिलिटी होती है, उसके अंदर जो भी फंक्शंस होने चाहिए उन फंक्शंस को करने की एबिलिटी होती है। क्यों होता है बच्चों, ड्यू टू द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देयर सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसीलिए सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बच्चों एक क्वेश्चन भी है कि अगर सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाए किसी फिजिकल कारण से या किसी केमिकल कारण से, तो क्या होगा। सेल का अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगर डैमेज हो जाए तो उस सेल के साथ क्या होगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ आंसर यहीं पे है इसका। आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा और उसका आंसर दीजिएगा। दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, और ये सारी चीज़ें जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है सेल का, वो किस चीज़ में हेल्प करता है बच्चों, रेस्पिरेशन में, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने में, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में, या फिर नए प्रोटीन्स को बनाने में। तो बच्चों ये जो सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो इन सारी चीज़ों में सेल की हेल्प करता है। तो बच्चों यहीं पे इसका आंसर है, ज़रा आप लोग ध्यान से पढ़ के और फिर आंसर लिखिएगा। दस द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सेल जो है बच्चों वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये बेसिक फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ का। तो बच्चों बात क्लियर हो रही है। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल डिवीज़न। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल्स एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। बच्चों नए सेल्स का फॉर्मेशन, नए सेल्स जब फॉर्म होते हैं, ठीक ना, तो किस लिए ये फॉर्म होते हैं, या तो पुराने सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, या फिर डेड और इंजर्ड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, या फिर गैमेट्स को बनाने के लिए जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। गैमेट्स मीन्स दैट सेक्स सेल्स। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। वो प्रोसेस जिसमें कि नए सेल्स बनते हैं बच्चों, उस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीज़न। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। दो तरह से सेल डिवीज़न होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। मैंने बताया था आप लोगों को पहली या दूसरी क्लास में माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में बताया था। तो सबसे पहले माइटोसिस के बारे में बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। मतलब कि जो बच्चों बहुत सारे सेल्स जो होते हैं ग्रोथ के लिए डिवाइड होते हैं ना, हम लोग पहले बहुत छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं,
तो हमारी बॉडी में सेल्स कम होती हैं। लेकिन हम जब जैसे जैसे ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी बॉडी बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ती है बच्चों? क्योंकि सेल डिवाइड होते हैं। तो सेल डिवीज़न फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। तो ये बच्चों हम लोग बढ़ते हैं, छोटे बच्चे से हम लोग बड़े हो जाते हैं, किसकी हेल्प से? माइटोसिस की हेल्प से। वो सेल डिवीज़न माइटोसिस है जो ग्रोथ में हेल्प करती है। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, जो भी पहला सेल होता है बच्चों, जिससे कि और भी सेल्स बनने वाले होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मदर सेल। डिवाइड्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। और ये मदर सेल बच्चों डिवाइड होता है और 2 एक ही तरह के डॉटर सेल्स बनाता है। बच्चों जरा देखिए यहाँ पे, ये क्या है? ये एक मदर सेल है और ये 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं जो कि एक ही तरह के हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया बच्चों? माइटोसिस। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब कि जो डॉटर सेल होते हैं बच्चों, उनमें उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जितना कि मदर सेल में होता है। मतलब बच्चों कि एक मदर सेल में, एक जो सिंपल सेल होता है उसमें 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। मीन्स दैट कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हुए एक सिंपल सेल में? 46। क्लियर हो रही है बात? तो जो नए जो सेल बनेंगे, जो 2 नए जो डॉटर सेल्स बने हैं, उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे बच्चों? इसमें भी 46 होगा और इसमें भी 46 होगा। मीन्स दैट कि दोनों में ही 23 पेयर्स होंगे। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स। और ये माइटोसिस क्या करता है बच्चों? रिपेयर में या ग्रोथ में सेल्स की हेल्प करता है। अब बात करते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Some specific cells of reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form gametes, which after fertilization give rise to offspring. बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल्स यूज़ होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, किसी भी सेल से रिप्रोडक्शन नहीं हो जाएगा। तो बच्चों उन्हीं सेल्स की बातें यहाँ पे की जा रही हैं कि जो प्लांट्स में या एनिमल्स में वो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जिनको गैमेट्स भी हम लोग कहते हैं, उनका भी डिवीज़न होता है और डिवीज़न के बाद उनका फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो रही है बात? तो ऑफस्प्रिंग का सिंपल सी बात यहाँ पे ये समझिए कि फर्टिलाइजेशन, इन सेल्स का फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद क्या बनेगा बच्चों? ऑफस्प्रिंग बनेगा। They divide by a different process called meiosis। ठीक है बच्चों, ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो किस फिनोमिना, किस प्रोसेस के द्वारा डिवाइड होते हैं? मियोसिस प्रोसेस के द्वारा। और मियोसिस क्या है बच्चों? विच इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स। मियोसिस में 2 बार डिवीज़न होता है एक ही साथ में। मियोसिस में 2 बार डिवीज़न होता है। When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2। देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मियोसिस द्वारा जो सेल डिवीज़न होता है, जो माइटोसिस हमने देखा था उसमें एक मदर सेल 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन मियोसिस में एक मदर सेल 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। The new cells only have half the number of chromosomes than that of the mother cell। और क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है बच्चों, ये चारों में ज़रा देखिए, जो भी मदर सेल है उसके कंपैरिजन में इनमें क्रोमोसोम्स की जो संख्या होगी बच्चों वो हाफ होती है, सब में हाफ होती है। अगर मान लिया जाए कि इसमें 23 पेयर्स हैं मदर सेल में, तो इन सब में कितने होंगे? 23 बस होंगे, पेयर नहीं, ओनली 23। इसका रीज़न क्या है बच्चों? कैन यू थिंक एज टू वाई द क्रोमोसोम नंबर हैज़ रिड्यूस्ड टू हाफ इन डॉटर सेल्स? तो बच्चों ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, कभी अपने पिता के जैसा या माता के अपने जो फादर होते हैं या मदर होते हैं उन्हीं के जैसा एग्जैक्ट चाइल्ड नहीं होता। रीज़न क्या है बच्चों? यही मियोसिस के चलते होता है। क्योंकि मियोसिस जब होता है तो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या 23 पेयर्स से
घट के हाफ हो जाती है, मीन्स दैट कि ओनली 23 हो जाती है। तो फादर के गैमेट का 23 क्रोमोजोम एंड मदर के गैमेट का 23 क्रोमोजोम, दोनों मिलकर कितने बन जाते हैं? 46 क्रोमोजोम। तो जो ऑफ स्प्रिंग बनता है बच्चों, उसमें क्रोमोजोम की संख्या नॉर्मल नंबर 46 आ जाती है। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल बात ये समझना है कि जो नए सेल्स बनते हैं, जो नए सेल्स बनते हैं मियोसिस के द्वारा, उनमें क्रोमोजोम्स की संख्या हाफ हो जाती है। क्लियर हो रही है बात? तो बच्चों ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो चुका है, तो इसीलिए इसको क्लोज़ करते हैं। आगे की बातें अगली क्लास में।